स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आता है, कैसे संविधान सभा का गठन होता है। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि संविधान सभा के गठन होने के बाद कैसे संविधान सभा ने अपने कार्य को संपन्न किया। यदि तथ्यों की बात करें तो संविधान सभा अपने कार्यों को संपन्न 12 अधिवेशन और 167 बैठकों के अंदर अपने कार्य को संपन्न करती है, यानी 12 अधिवेशन और 167 बैठकों के अंदर कार्य को संपन्न किया जाता है इनके द्वारा। अब हमारे एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि पहले अधिवेशन की 5 जो बैठकें हैं वो हमारे हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो हम उनको पढ़ते हैं। तो यदि बात की जाए पहले अधिवेशन की पहली बैठक, जो संविधान सभा की भी पहली बैठक थी, तो प्रथम या पहली बैठक की बात करें, यह होती है 9 दिसंबर 1946 को। अब इस दिन होता क्या है? इस दिन ये होता है कि फ्रांस की जो परंपरा रही है उसकी तरह ही संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है, और इनके नाम का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति होते हैं जेबी कृपलानी, जो उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। जेबी कृपलानी को संविधान सभा का प्रथम वक्ता भी कहा गया है, क्योंकि पहली बार किसी का नाम का प्रस्ताव दिया था, इसलिए उनको प्रथम वक्ता कहा गया। यदि सवाल आता है कि संविधान सभा का प्रथम वक्ता कौन है, तो वह है जेबी कृपलानी। ठीक है, अस्थायी रूप से इनका निर्वाचन हो जाता है। इनके द्वारा यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा एक व्यक्ति हैं फ्रैंक एंथोनी, उनको संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। यानी पहली बैठक में क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं या सभापति चुने जाते हैं। किस आधार पर? वरिष्ठता, फ्रांस की तरह। तो सच्चिदानंद सिन्हा इनके नाम का प्रस्ताव किसने दिया? तो वह व्यक्ति होते हैं जेबी कृपलानी। यह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अब सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या किया जाता है, फ्रैंक एंथोनी नाम के व्यक्ति को अस्थायी उपाध्यक्ष चुना जाता है। यह तो बात हो गई सच्चिदानंद सिन्हा साहब की, जेबी कृपलानी साहब की और फ्रैंक एंथोनी की। इस दिन क्या होता है कि जो प्रथम बैठक होती है, तो देसी रियासत और मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया जाता है, संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया जाता है। तो इसके चलते संविधान सभा में उपस्थित होने वाले यानी पहली बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या थी 260। कितने सदस्य थे पहली बैठक में उपस्थित होने वाले? 207। और प्रथम अधिवेशन में अगर बात करें तो 211 व्यक्ति प्रथम अधिवेशन में उपस्थित थे। अब यदि बात की जाए कि क्या केवल पुरुषों के द्वारा ही संविधान सभा में भागीदारी की गई, तो जवाब है नहीं। इनमें महिलाओं की भी भागीदारी थी।
यदि फिर से सवाल आता है कि महिलाओं की भागीदारी थी, तो महिला सदस्यों की संख्या क्या थी? तो महिला संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। प्रथम बैठक में उपस्थित थी 10 महिलाएं, यानी प्रथम बैठक में उपस्थित होने वाली महिलाओं की संख्या 10 थी। यदि हम बात करें दूसरी बैठक की, तो वह होती है उसके अगले ही दिन 10 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या होता है कि संविधान सभा के सदस्य इस बात को निर्धारित करते हैं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाए, और उसके लिए नीति का निर्धारण किया जाता है इस दिन। और साथ ही संविधान सभा की प्रथम जो समिति बनती है, नियम समिति, उसकी विज्ञप्ति जारी होती है इस दिन। तो इस दिन दो कार्य होते हैं कि एक तो स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन या अध्यक्ष के निर्वाचन की नीति का निर्धारण। दूसरा क्या होता है, इस दिन नियम समिति की विज्ञप्ति जारी की जाती है। क्योंकि संविधान सभा है, इसको संविधान बनाना है, तो समय तो लगेगा, और यदि समय लगा तो उसका नेतृत्व करने के लिए कोई व्यक्ति हो जो अध्यक्ष के पद पर हो, और वो स्थायी रूप से हो, ये पहली बात। और इतने समय में, जितना भी समय लगेगा बनने में, वो जो संविधान सभा किसी नियम, कानून, नियम के तहत चलेगी व्यवस्थित रूप से, ये इनका मानना था। अब बात आती है कि तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक इसके अगले ही दिन होती है, वो होती है 11 दिसंबर 1946। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके नाम का प्रस्ताव कौन देता है? तो आचार्य कृपलानी इनके नाम का प्रस्ताव देते हैं। तो इनके नाम का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति हुए कृपलानी साहब। चूंकि कृपलानी साहब को पहली बार अस्थायी सभापति या अध्यक्ष चुनने के लिए इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम रखा, संविधान सभा के सामने प्रस्ताव दिया, तो इनको प्रथम वक्ता कहा गया था, जैसा कि पिछले पहली बैठक में हमने पढ़ा था। उसी प्रकार इनको स्थायी अध्यक्ष चुनने के बाद जब इन्होंने संविधान सभा को संबोधन किया, अपनी बात रखी, तो इनको संविधान सभा का प्रथम प्रवक्ता कहा गया। अब बात यह आती है कि वक्ता और प्रवक्ता में अंतर क्या है। तो वक्ता वह व्यक्ति होता है जो इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप से अपनी बात को किसी सभा में रखता है, और प्रवक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी संस्था या किसी सभा की तरफ से, यानी किसी संस्था या सभा की तरफ से अपनी बात को रखता है, बयान जारी करता है। यानी यह व्यक्ति थे कि प्रवक्ता इसलिए कहा गया क्योंकि यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब ये जो भी बात रखेंगे अपनी, वो संविधान सभा की तरफ से रखेंगे,
इसलिए इन्हें संविधान का प्रथम प्रवक्ता कहा गया। संविधान का प्रथम प्रवक्ता। ठीक है साहब। संविधान में या उस समय उपाध्यक्ष संख्या 5 का प्रावधान था, यानी उपाध्यक्ष होंगे 5, यह प्रावधान था। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को प्रथम उपाध्यक्ष चुना जाता है। फिर क्या होता है कि जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन होता है तो एस.सी. मुखर्जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। उसके कारण 1947 में एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अगर बात करें चौथी बैठक की, यह होती है 12 दिसंबर 1946 को। चौथी बैठक होती है 12 दिसंबर 1946 को, और इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाना था। पर संविधान सभा के सदस्यों के अनुरोध पर संविधान सभा के सदस्यों ने अनुरोध किया कि आज न रखा जाए और इसको कल रखा जाए, यानी अगली बैठक में रखा जाए। तो उनके अनुरोध पर अगली बैठक में रखा जाना प्रस्तावित किया। अगली बैठक में ठीक है साहब। अगले दिन यानी 5वीं बैठक अगले दिन 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रस्ताव में 8 उद्देश्य होते हैं, यानी 8 उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। चूंकि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों द्वारा संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया जा रहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयकर इन दोनों के द्वारा विरोध किए जाने पर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य पर प्रस्ताव पारित न होकर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो ये पारित कब होता है? इस दिन 13 दिसंबर को न होकर पारित होता है
22 जनवरी 1947। ये तो हो गई हमारी 5 मुख्य बैठकें जो हमारे एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। यदि अगर हम बात करें कि संविधान सभा ने बैठकों के दौरान ये चीजों को निर्धारण कर दिया गया। संविधान सभा ने एक व्यक्ति हुए BN राव को इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। BN राव द्वारा एक संविधान का सबसे पहला प्रारूप बनाया जाता है BN राव के द्वारा। तो उस पर चर्चा करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा द्वारा सिफारिश की जाती है और उस सिफारिश के चलते एक समिति बनती है, 7 सदस्यीय समिति, जिसका नाम होता है प्रारूप समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। ये सारे उसके नाम होते हैं, यानी प्रारूप समिति। BN राव के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप बनाया गया। इस पर सत्यनारायण सिन्हा द्वारा चर्चा की सिफारिश की गई। यह चाहते थे कि यह प्रारूप तो BN राव साहब ने बना दिया, अब इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो इनकी सिफारिश पर एक समिति होती है, उसका नाम होता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कब बनती है? तो प्रारूप समिति बनती है 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य होते हैं। अब बात आती है कि 29 अगस्त 1947 को यह प्रारूप समिति बनती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इनका नेतृत्व कौन करता है प्रारूप समिति का? तो प्रारूप समिति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान देने योग्य बात ये थे कि ये अध्यक्ष तो थे, पर इनका चयन संविधान सभा के द्वारा न किया गया और जो 7 सदस्य थे, यानी इनके साथ जो 6 बाकी के सदस्य थे, इन 7 सदस्यों ने मिलकर इनको निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया और फिर इन्होंने प्रारूप समिति का नेतृत्व किया। यानी 29 अगस्त को तो इसका गठन होता है, 29 अगस्त 1947 को, और अपनी पहली बैठक में भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना जाता है, यानी 30 अगस्त 1947 इनको अध्यक्ष चुना जाता है। जो समिति में 7 सदस्य होते हैं, उनमें सदस्यों का नाम था गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी
अय्यर, एन माधवराव, के एम मुंशी, के एम मुंशी, एन माधव राव। 5 सदस्य हो गए। उसके बाद थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी और मोहम्मद शादुल्ला। टीटी कृष्णमाचारी और मोहम्मद शादुल्ला। टीटी कृष्णमाचारी यह डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती पहले व्यक्ति थे। डीपी खेतान इनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी समिति में शामिल होते हैं डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। डीपी खेतान और एक और व्यक्ति बीएल मित्तल, बीएल मित्तल। इनके द्वारा कुछ स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया जाता है, त्यागपत्र दे दिया जाता है। उनके स्थान पर एन माधवराव साहब समिति में शामिल होते हैं। के मुंशी मुख्यतः कांग्रेसी सदस्य होते हैं और मोहम्मद शादुल्ला मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रारूप समिति में 5 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी ये सदस्य होते हैं नामांकित, जिनका नामांकन संविधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान के कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जननी, शिल्पी, वास्तुकार, रचिता, दक्ष पायलट आदि इनके नाम की संज्ञा हैं। अब होता क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में प्रारंभ में बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। फिर उसके बाद जब देश विभाजन हुआ तो इनका निर्वाचन स्थान रिक्त हो गया। परिणाम स्वरूप अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से पुनः से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में गठित प्रारूप समिति के द्वारा भारतीय संविधान के विविध पक्षों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया और 4 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया। तो इन्होंने क्या किया, इन सदस्यों ने मिलकर संविधान सभा प्रारूप को सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया, उसका परीक्षण कर 4 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष रखा प्रारूप को। 4 नवंबर 1949 को प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा। इसी दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया। तो कहा जाता है भारतीय संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया, तो इसी दिन पढ़ा गया। इस समय 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। इसमें 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल यानी अनुसूचियां थी। इसके
बाद अगर हम विभिन्न समितियों की चर्चा करें, जिन्होंने संविधान निर्माण में भागीदारी निभाई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व, जैसे कि प्रारूप समिति का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर साहब ने किया, एक समिति वो हो गई। उसके बाद 4 समिति होती है जिसका जवाहरलाल नेहरू साहब करते हैं नेतृत्व। जवाहरलाल नेहरू साहब के नेतृत्व की 4 समितियां थी। एक संघीय शक्ति समिति, एक संघ संविधान शक्ति, संघीय शक्ति एक संघ संविधान शक्ति। इसके बाद राज्य समिति, वार्ता समिति, ये 4 जो समितियां हैं इनका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया। अगर बात करें कि सरदार पटेल साहब के अंडर 3 समितियां थी जिनका उन्होंने नेतृत्व किया। सरदार पटेल साहब की नेतृत्व समितियां, इन्होंने नेतृत्व किया सलाहकार समिति का, सलाहकार समिति, दूसरी समिति होती है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और एक मुख्य होती है जो हमें याद रखनी चाहिए, उसका नाम होता है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति, मूल फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति। इसके बाद मैं बोल देता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी जनरल नॉलेज के लिए है। एक होती है सदन समिति जिसका नेतृत्व करते हैं पट्टाभी सीतारामैया। उसके बाद एक और होती है परिचय पत्र समिति, उसका नेतृत्व करते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक होती है प्रेस दीर्घा समिति, उसका नेतृत्व करते हैं उषानाथ समिति। और एक समिति होती है वित्त एवं स्टॉक समिति, उसका नेतृत्व करते हैं राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति और झंडा समिति, इसका भी नेतृत्व करते हैं राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे के एम मुंशी। अब बात करें अगर संविधान सभा के कार्य की, तो 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में भारत पूर्ण रूप से संप्रभुता प्रदान कर लेता है और संविधान सभा की विधायिका का दर्जा मिल जाता है। संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता, जब संविधान सभा निर्माण का कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वह संविधान सभा विधायिका या कोई कानून बनाना होता था तो उसकी अध्यक्षता करने वाले होते थे जेवी मावलंकर साहब। यानी संविधान की
सभा के दौरान अध्यक्ष होंगे राजेंद्र प्रसाद। और जब इसी सभा के द्वारा विधायिका का रूप लिया जाएगा, यानी जब ये कानून बनाएगी सरकार के तहत, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे जेबी मावलंकर साहब, जेबी मावलंकर। तो ये थी हमारी संविधान सभा के कार्य कैसे हुए। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कि 16 मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का समर्थन किया। संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को मुंशी आयंगर सूत्र के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो ये मैं फैक्ट लिख देता हूं। बाईस जुलाई 1947 को तो इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रीय ध्वज को बाईस जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की। यदि बात करें तो 16 मई 1949 को इन्होंने कॉमनवेल्थ की सदस्यता, कॉमनवेल्थ की सदस्यता का समर्थन किया। ये फैक्ट इसलिए मैं देख के बोल रहा हूं कि कहीं मैं गलत नहीं बता दूं, कहीं आप गलत ना लिख दो। तो इससे अच्छा है हम देख के ही फैक्ट को यहाँ लिखें, ताकि ना आपके लिए गलत हो ना मैं गलत बोलूं। इसके बाद 14 सितंबर, और फैक्ट को जितना हो सके उतना चेक किया करो। 14 सितंबर 1949 को मुंशी आयंगर सूत्र के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को तो हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत व गान को मान्यता दी गई। अब सवाल आता है कि राष्ट्रीय गीत को जब संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो राष्ट्रीय गीत और गान को कब मान्यता दी गई? तो आंसर है 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ लिखूं यार मैं, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। घोषित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी और अंतिम रूप से सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया।
एक टॉपिक है संविधान का आंशिक रूप से लागू होना। तो संविधान का आंशिक रूप से लागू होना यानी 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान थे जो संविधान को उस समय संविधान को आंतरिक रूप से यानी कुछ हद तक कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया था। कुछ 15 आर्टिकल्स थे, 300 आर्टिकल 395 था। तो और बाकी का जो शेष संविधान है उसको 26 जनवरी 1950 को लागू करना निश्चित किया था। जैसे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 के अंतर्गत कुल 16 अनुच्छेद को जिनको संबंध नागरिकता है, चुनाव, अस्थायी संसद, संक्रमणकालीन उपबंध आदि से था लागू कर दिया गया। अर्थात भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। अनुच्छेद 394 के अंतर्गत ही इस बात का उपबंध किया गया कि शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं बोल देता हूं, टॉपिक है संविधान का आंशिक रूप से लागू होना। संविधान का आंशिक रूप से लागू होना। होता क्या है कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया जाता है, पर 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग को 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग को जिनका संबंध नागरिकता से था, निर्वाचन से था, कई अन्य ऐसे प्रावधान थे जो मुख्य रूप से लागू किए गए उस समय, और उसके बाद पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1949 को पूर्ण संविधान लागू कर दिया गया। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं बोल देता हूं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 के अंतर्गत कुल 16 अनुच्छेदों को जिनका संबंध नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, संक्रमणकालीन उपबंध आदि से था लागू कर दिया गया। अर्थात भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। अनुच्छेद 394 के अंतर्गत ही इस बात का उपबंध किया गया कि शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। 26 नवंबर को प्रारंभ में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय लोगों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए संविधान सभा के रूप में मनाए जाने की परिपाटी की शुरुआत की। अब बात आती है कि संविधान का पूर्ण लागू होना, तो 26 जनवरी 1950 को वायसराय श्री गोपालाचार्य ने भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। लाहौर अधिवेशन के ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित किया गया, जो कि 1952 तक कार्यरत रही। इसी अंतरिम संसद के द्वारा 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया तथा इसी के द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन किया गया। तो इसमें संविधान का पूर्ण लागू होने में इम्पोर्टेंट ये था कि एक वायसराय श्री राजगोपालाचार्य ने भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया, और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ और संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। उसका लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक महत्व था कि 26 जनवरी
1950 यानी 26 जनवरी को ही पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया जाएगा। उस ऐतिहासिक महत्व के कारण चलते पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आज की क्लास को खत्म करते हैं यही, और अगली क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों के लिए जगते रहिए। धन्यवाद।